और अब राजनीति की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर से, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सीएम योगी ने एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है और इसी के जरिए योगी आदित्यनाथ शोषण, करप्शन, तुष्टीकरण और सनातन के दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। यानी यूपी में शोषण नहीं चलेगा। दरअसल यूपी में करप्शन मिटकर रहेगा। तुष्टीकरण की जो साजिश है वो एक्सपोज होगी और सनातन के दुश्मनों पर जोरदार प्रहार होगा। सवाल यह है कि यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या आने वाले चुनाव रण का बड़ा संकेत है। योगी का यह चक्रव्यूह किसे घेरेगा और उसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर कितना गहरा होगा, फिलहाल नजरें इसी नए सियासी समीकरण पर लगातार टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले योगी के चक्रव्यूह का पहला चैप्टर आपको दिखाते हैं, जिसके टारगेट पर है सनातन के दुश्मन। इनको योगी कैसे जवाब दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था। आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए यहाँ से विदा ले रहे हैं। यूपी का धर्म युद्ध, नया चैप्टर शुरू। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। योगी वर्सेस अखिलेश, शंकराचार्य पर नया क्लेश। विवाद पुराना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार शंकराचार्य विवाद पर यूपी के सदन में बोला तो सियासत एक बार फिर गर्मा गई। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। केंद्र में अभिमुक्तेश्वरानंद थे, लेकिन टारगेट पर समाजवादी पार्टी थी, क्योंकि माघ मेला में शंकराचार्य पर शुरू हुए सियासी संग्राम से यूपी की सियासी हवा भी तेज हो गई है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर वार करते हुए कहा था कि सीएम योगी नकली हिंदू हैं, और इसी पर योगी ने जवाब देते हुए कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोला और पूछा कि योगी होने का सर्टिफिकेट इनको किसने दिया। वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? के आगे भी खेल दिया गया है। अब जरा माघ मेले में शुरू हुए शंकराचार्य विवाद को भी समझिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 18 जनवरी 2026 को प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान करने पहुंचे थे। संगम नोज की तरफ जाते समय प्रशासन और पुलिस ने भगदड़ होने की आशंका से उनकी पालकी को रोक लिया। अभिमुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते से जाना चाहते थे वो नो व्हीकल जोन था और वहां बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसे शंकराचार्य का अपमान बताया और माघ मेले में स्नान नहीं किया। प्रयागराज में 18 जनवरी से 28 जनवरी तक वो धरने पर बैठे रहे, फिर बिना स्नान किए लौट गए। करीब 2 हफ्ते बाद योगी ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बोला। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। सदन में दिए गए योगी के जवाब को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर से योगी पर निशाना साधा है। ये सनातनियों और कालनेमियों के बीच की तकरार है। जो शुद्ध सनातनी हैं, एक पक्ष उनका है और एक पक्ष उनका है जो बेचहीं वेद धर्म दुहिले ही, जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म का लाभ कमा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, उनका। इस पूरे विवाद को समाजवादी पार्टी ने अब सनातन से जोड़ दिया है, तो योगी अखिलेश में एक बार फिर से क्लेश शुरू हो गया है। पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन
पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं, उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। साफ है कि ये सारी लड़ाई 2027 के सियासी किले को लेकर है, जिसे फतेह करने के लिए सनातन को हथियार बनाया जा रहा है। मगर योगी ने साफ कर दिया है कि सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों को करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात योगी के चक्रव्यूह के दूसरे चैप्टर की, यानी तुष्टीकरण, जिस पर योगी आदित्यनाथ के सख्त बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ धार्मिक आजादी का सवाल उठ रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रभक्ति की बहस छिड़ गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाबर प्रेमियों को योगी की दो टूक। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। वंदे मातरम गाइए, नहीं तो जाइए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। तुष्टीकरण गैंग को मैसेज क्लियर है। तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। नो इफ नो बट। वंदे मातरम को लेकर योगी का संदेश एकदम क्लियर कट है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा, नहीं तो हिंदुस्तान की धरती पर ऐसे लोगों का कोई काम नहीं। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हैं। ये मैसेज है उन मौलानाओं के लिए जो वंदे मातरम के बहाने भाईजान को भड़का रहे हैं, मुसलमान को हिंदू बनाने वाली थ्योरी दे रहे हैं। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी, यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूं कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई गलत नहीं होगा। ये साफ साफ चेतावनी है उन मौलानाओं को जो सिर कटवाने को तैयार है पर वंदे मातरम गाने को नहीं। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। योगी ने साफ कह दिया है यूपी में तुष्टीकरण का प्रयोग चलने वाला नहीं है। वंदे मातरम के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश बर्दाश्त नहीं। धर्म के नाम पर उपद्रव को भी नहीं होने दिया जाएगा। वोट बैंक वाली सियासत अब नहीं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो? राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस हद तक जन्माष्टमी के पर्वों को थाने और जेलों में रोक दिया गया। एक ही तो पर्व था जो जेल में मनाया जाता था। सदन से योगी ने मिशन 2027 के लिए सनातनी स्क्रिप्ट भी सेट कर दिया। मुद्दा तो वंदे मातरम ही था, लेकिन निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही रही। तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए।
दरअसल नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, जिसे लेकर मौलाना भड़क गए हैं। उनका तर्क है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत उन्हें मंजूर नहीं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसमें बड़ा सियासी मौका नजर आ रहा है। लिहाजा वंदे मातरम को लेकर यूपी में भी सियासी आग भड़क गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने एंटी क्राइम की ABCD भी बता दी और एक बार फिर से भ्रष्टाचारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, नौजवानों का शोषण करने वालों को उल्टा टांग दिया जाएगा। देखिए, यूपी के नौजवान का कोई शोषण करेगा तो उल्टा टंगवा दिया जाएगा उसको। ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी है। फाइनल वार्निंग है उन लोगों को जो नौजवानों का शोषण करने की सोच रखते हैं। सीएम योगी ने सदन में बजट अभिभाषण की चर्चा के दौरान यूपी के नौजवानों का शोषण करने वालों को 2-2 अंजाम भी बता दिया। और शोषण अगर किसी ने किया, ब्लैक लिस्ट भी होगा और जेल भी जाएगा। योगी ने साफ कहा कि पहले दिन से यूपी में अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति है। अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन 0 टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने 0 टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए बताया कि 2017 से पहले प्रदेश का क्या हाल था। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स अवैध वसूली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। यूपी पिछले 9 साल में कितना बदला है और क्या क्या बदला है, अब वो भी सुन लीजिए। उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने जैसे इंसेफ्लाइटिस का इलाज किया, ठीक उसी तरह यूपी में माफियाओं को भी रौंद डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी फोर्स का बुलेट डे। यूपी में योगी का वचन ही शासन है। योगी ने सदन में चक्रव्यूह तैयार किया और योगी फोर्स एक्शन में आ गई। एक ही रात में यूपी के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। कहीं नामी बदमाश दबोचा गया, कहीं गौ तस्करी की साजिश को नाकाम कर अपराधियों को लंगड़ा कर दिया गया। सहारनपुर से आजमगढ़ तक चली इस मिडनाइट एक्शन से साफ हो गया कि अपराधी की हर चाल पर अब सख्त वार होगा और कानून से भागने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेद जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है। योगी जो बोलते हैं उसका असर सीधा ग्राउंड में दिखता है। योगी की विधानसभा में गूंज वाली रात ही योगी फोर्स ऐसे एक्शन में दिखेगी। दो नहीं बल्कि 5-5 जगह बड़े एनकाउंटर योगी फोर्स ने किए। जगह भले ही अलग अलग हैं, लेकिन अपराधियों का अंजाम एक सा ही है। कोई लंगड़ा रहा है तो कोई कंधों के सहारे जेल की तरफ जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए सहारनपुर की, जहां साजिश की पुलिस से लुका छिपी कल योगी फोर्स ने खत्म कर दी। पुलिस ने कल एनकाउंटर कर 25,000 के नामी साजिद को गिरफ्तार किया। साजिद पर हरियाणा, उत्तराखंड और सहारनपुर के अलग अलग थानों में लूट और गैंगस्टर सहित 12 से ज्यादा केस दर्ज थे और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। लेकिन जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो हाफ एनकाउंटर से उसकी सारी दौड़ पुलिस ने खत्म कर दी। यूपी के कई हिस्सों में योगी फोर्स के निशाने पर खास तौर पर कल गो तस्कर थे। ऐसा ही एक गो तस्कर ये भी था जिसका नाम फरमान है और ये गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले कि अपने नापाक मंसूबे कामयाब कर पाता, योगी फोर्स ने उसे लंगड़ा कर दिया। जो हाल फरमान का बुलंदशहर में हुआ, वैसा ही गो तस्कर राजू अली के साथ भी हुआ, जिसके साथ देर रात पुलिस ने मुठभेड़ की और राजू के साथ साथ 2 गो तस्कर को गिरफ्तार किया।
इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ इनसे गोकशी करने के हथियार भी बरामद हुए हैं। योगी फोर्स के अपराधियों के खिलाफ इस मिडनाइट ऑपरेशन में आजमगढ़ में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये देसी तमंचा, गिरी हुई बाइक बता रही है कि कैसे अपराधियों की गोली का जवाब योगी फोर्स ने दिया। जिन 3 अपराधियों का यहां एनकाउंटर किया गया वो गोवंश का वध करने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही योगी फोर्स ने उनका हिसाब कर दिया। एक ही रात में हुए ये ताबड़तोड़ एनकाउंटर अपराधियों को बताने के लिए काफी है कि यूपी में कैसे अपराधियों की उल्टी गिनती चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात महाशिवरात्रि की महातैयारी की, जिसकी बदौलत उपद्रवियों का शनि भारी होने वाला है। दरअसल यूपी में महाशिवरात्रि को लेकर योगी फोर्स एक्शन में है। सनातन पर्व पर कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए हर शहर में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। और दूसरी तरफ उपद्रवी और दबंग, जिन पर शनि भारी पड़ सकता है, क्योंकि जगह जगह मारपीट और दबंगई करने वाले योगी फोर्स की रडार पर ये तमाम उपद्रवी हैं। एक तरफ पुलिस की महातैयारी, जगह जगह पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी बनी हुई है। और दूसरी तरफ बेहद सख्ती। महाशिवरात्रि पर महातैयारी। यूपी में योगी फोर्स की पहरेदारी। कल महाशिवरात्रि है, यानी सनातनी आस्था का पर्व। मंदिर सज चुके हैं, कांवड़िए गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं, पर भोले की भक्ति में कोई विघ्न न डाल पाए, इसके लिए यूपी में योगी फोर्स अलर्ट है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा का महाकवच तैयार हो चुका है। यूपी के शहर शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ रूट से लेकर मंदिरों की सुरक्षा के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। मेरठ से मुरादाबाद और बलिया से हाथरस तक हर शहर में योगी फोर्स सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है, ताकि शिव भक्तों की आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके, माहौल खराब करने वाले अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं। एक तरफ योगी फोर्स सड़कों पर उतरी है, तो दूसरी तरफ मंदिरों के अंदर भी सुरक्षा इंतजाम को परखा जा रहा है। यानी महाशिवरात्रि पर किसी ने खलल डालने या उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो योगी फोर्स उसे छोड़ेगी नहीं। महाशिवरात्रि पर माहौल खराब करने वालों का हिसाब तो होगा ही, लेकिन उससे पहले योगी फोर्स के रडार पर वो उपद्रवी हैं जो यूपी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आगरा की तस्वीर देखिए, जहां खाने के पैसे मांगने पर दबंगों ने ढाबे में जमकर हंगामा काटा। पहले ढाबा संचालक और ग्राहकों के साथ मारपीट की और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे ढाबे में अफरा तफरी मच गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर कौशाम्बी से भी सामने आई है। क्रिकेट मैच के दौरान यहां 5 से 6 दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। बीच सड़क पर युवक को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया गया। मगर अब ये तमाम दबंग और हुड़दंगी योगी फोर्स की नजर से बच नहीं सकते, क्योंकि यूपी में कानून तोड़ने और अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में हिंदू सम्मेलन के मंच से यशवीर महाराज का एक बड़ा विवादित बयान सियासी और धार्मिक बहस का मुद्दा बन गया है। दरअसल यशवीर आश्रम के संस्थापक ने लव जिहाद के जवाब में एक उकसाने वाली अपील कर दी है। इसके बाद यूपी के मौलाना भड़क गए। यूपी के मौलाना सवाल पूछ रहे हैं, क्या लव जिहाद का जवाब लव जिहाद ही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मंच से दिए गए एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। बयान देने वाले हैं यशवीर महाराज और मुद्दा है लव जिहाद। एक जिहाद है लव जिहाद। हिंदुओं की बहू बेटियों को अपने जाल में फंसा करके वो इस तरह के वो लोग करते रहते हैं। आए दिन ये घटनाएं हो रही है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप लोग आवाज उठाइए। जो भी हिंदू समाज की बेटी किसी कारण से बहक करके उधर चली गई तो एकदम सड़कों पर आइए, संघर्ष करिए और अपनी उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहिए जब तक वो लड़की वापस नहीं आई। सुना आपने, लव जिहाद में फंसी हिंदू लड़की को बचाने के लिए स्वामी यशवीर महाराज का प्लान। लेकिन यशवीर महाराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने लव जिहाद से निपटने के लिए लव जिहाद वाला ही फॉर्मूला दे दिया।
स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि अगर एक हिंदू बेटी को लव जिहाद के जरिए ले जाया जाए तो उसके जवाब में 25 से 30 मुस्लिम लड़कियां ले आओ। अपनी उस बेटी के लिए संघर्ष करते रहिए जब तक वो लड़की वापस नहीं आई। आपका संघर्ष कामयाब होगा, लड़की वापस आएगी। लेकिन जब तक वो लड़की वापस नहीं आती, 25-30 उनकी ले आइए, 25-30 उनकी आ जाएगी, 2-3 दौर होंगे। किसी की भी फिर हिम्मत लव जिहाद में हिंदू समाज की बेटी की तरफ को आंख उठाने की नहीं होगी, क्योंकि भयभीन होने परिस्थिति। सवाल है कि आखिर भगवाधारी यशवीर महाराज ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? लव जिहाद से निपटने के लिए लव जिहाद का ही उपाय क्यों बता रहे हैं? और आखिर यशवीर महाराज हिंदुओं को भड़का क्यों रहे हैं? इस भड़काऊ बयानबाजी के पीछे यशवीर महाराज का तर्क है कि लव जिहाद के बदले लव जिहाद से धर्मांतरण रुकेगा। सनातन विरोधी लव जिहाद की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लव जिहाद गैंग के बीच खौफ बढ़ेगा और लव जिहाद रुकेगा। यदि कोई नौजवान ले आए तो उसका सम्मान करिए, पीड़ित मत करिए, उसका सम्मान करिए। और वो जो उधर से कोई बेटी आ जाए उसको ऐसा सम्मान दो, इतना सम्मान दो कि वो यही कहे, आओ बुरके को छोड़ने के लिए आओ, हलाला के रास्ते को भी दूर से करें। 15-20 बच्चे पैदा बनाने वाली फैक्ट्री मत बनिए। आओ हिंदुओं में आइए, सनातन धर्म में, और सनातन धर्म में सम्मान प्राप्त करें। लेकिन यशवीर महाराज की ये भड़काऊ दलील भाईजान को चुभ रही है। ये पहली बार नहीं जब यशवीर महाराज ने इस तरह का बयान दिया है। विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। यशवीर महाराज ने पिछले साल मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट अभियान चलाया और कांवड़ मार्ग के होटल ढाबों में भगवान वराह की तस्वीर लगाने की अपील की। इससे पहले साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो 7.5 महीने जेल में रहे। उस समय समाजवादी पार्टी सरकार ने यशवीर महाराज पर रासुका भी लगाया था। 2016 में जब रासुका हटी तब जेल से रिहाई हुई। देश में पहले भी लव जिहाद को लेकर राजनीति और बहस चलती रही। कई राज्यों में कानून बने तो कई जगह अदालतों ने हस्तक्षेप किया। अब बागपत का ये बयान उस बहस को फिर तेज कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और अब रुक करेंगे दिल्ली में ब्राह्मण शब्द पर मचे बवाल की। दरअसल यूजीसी के नए नियमों के समर्थन और खिलाफत की मुखालफत की जो लड़ाई अब तक सड़कों पर चल रही थी, वो अब शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी नियमों के समर्थन में रैली निकालने पर 2 छात्र गुट आपस में ही भिड़ पड़े और ये मामला तब और बढ़ गया जब इसे कवर करने एक महिला यूट्यूबर पहुंची, पत्रकार पहुंची। यूट्यूबर ने सवाल पूछा तो उसका नाम और उसकी जाति पूछी गई। आरोप है कि जैसे ही प्रदर्शनकारियों को महिला यूट्यूबर के ब्राह्मण होने का पता चला, उसके साथ बदसलूकी की गई। नारेबाजी, हंगामा, धक्का मुक्की और मारपीट, ये तस्वीरें देश की सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की, जो एक बार फिर जंग का मैदान बन गए। और इसकी वजह थी यूजीसी का नया नियम। दरअसल शुक्रवार को यूजीसी के नए नियम के समर्थन में रैली निकाली गई थी। छात्र यूजीसी कानून लागू करने की मांग कर रहे थे, मगर 2 गुटों के छात्र आमने सामने आ गए। इसी दौरान एक महिला पत्रकार और यूट्यूबर वहां पहुंची और छात्रों से यूजीसी कानून को लेकर सवाल पूछने लगी। आरोप है कि सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया, उससे उसका नाम और जाति पूछी गई, फिर उसके साथ हाथापाई की गई। इतना ही नहीं, लड़की से गाली गलौज के साथ ही उससे बदसलूकी के भी आरोप है। आरोप वीडियोस नहीं दिख रहे हैं किसी को, आरोप कहेंगे लोग इसको। वीडियोस किसी के पास नहीं है। अभी तक तो सारे के फीड में चले गए होंगे, सबने देखे होंगे सारे वीडियोस। एक वीडियो जितना गया है उसमें मैं विक्टिम दिख रही हूँ, सारे मेरे पे कूदे हैं। अब एक महिला जो है केंद्र में सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में जो है सुरक्षित नहीं है, तो इंसान कैसे माने इंसान की गांव-गांव में महिलाएं सुरक्षित हों। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में छेड़छाड़ की बात भी दर्ज है। वहीं डीयू में महिला यूट्यूबर से मारपीट पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। वामपंथी छात्र संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक दूसरे पर महिला यूट्यूबर पर हमले का आरोप लगा रहे हैं, जबकि महिला से मारपीट को बीजेपी सनातन का अपमान बता रही है। हृदय विदारक है, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
कि इस प्रकार से एक महिला पत्रकार के साथ इस प्रकार का नाम पूछ के, जात पूछ करके और उसके साथ इस प्रकार का क्रूरता पूर्वक एक महिला को, उनके वस्त्र को फाड़ना, वस्त्र को उठाना, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। और जिसने भी इस प्रकार का काम किया है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जाति की राजनीति सड़कों से होकर शिक्षण संस्थानों तक आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मगर पाकिस्तान और आतंकियों की साजिश अब भी जारी है। दरअसल घाटी में आतंकी हमले को लेकर सेना अलर्ट पर है। मुनीर की आतंकी फोर्स घिर चुकी है, यानी पाकिस्तान के पाले आतंकियों का अंत बेहद करीब है, क्योंकि पुलिस ने पुलवामा हमले की बरसी पर डोडा में जैश कमांडर सैफुल्लाह के पोस्टर जारी कर दिए हैं। यानी जल्द ही जैश का एक कमांडर भी जहन्नुम पहुंचने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। चौदह फरवरी 2019 वो दिन जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। 7 साल पहले आत्मघाती आतंकी ने सेना के काफिले पर बारूदी हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, मगर 7 साल बाद भी देश के दुश्मनों के खिलाफ मुहिम जारी है। घाटी में टेरर अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना एक्शन में है। जंगलों में जैश ए मोहम्मद के कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह की तलाश की जा रही है। आज पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी है, मगर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों की साजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर टेरर अटैक की आशंका के चलते हाई अलर्ट है और जम्मू से श्रीनगर तक सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जांच अभियान, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 7 साल पहले 14 फरवरी को ही पुलवामा हमला, जो एक आत्मघाती हमला था, जैश ए मोहम्मद ने जिसे अंजाम दिया था, उसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। और आज उन वीर जवानों को जो है याद किया जा रहा है पूरे देश में और कश्मीर में भी। और इस मौके पर सुरक्षा भी जो है कड़ी कर दी गई है। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, हर जगह पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर चेकिंग्स हैं, जो मोबाइल नाके हैं वो लगा दिए गए। हाई अलर्ट के बीच घाटी से आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन तलाशी भी जारी है। डोडा में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने जगह जगह सैफुल्लाह के पोस्टर लगाए ताकि घाटी की आवाम भी उसे पहचान सके। जैश कमांडर सैफुल्लाह पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकवादी है, जो अपने साथियों के साथ लंबे समय से डोडा और किश्तवाड़ में छिपा बैठा है। सैफुल्लाह के एक साथी को हाल ही में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने सैफुल्लाह नामक जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर के पोस्टर्स जो हैं वो जगह जगह यहां पर लगाए हैं और लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी तरह से सैफुल्लाह से जुड़ी जानकारी उनको मिलती है तो जल्द से जल्द पुलिस को शेयर करें। आपको बता दें कि सैफुल्लाह 2021 से एक्टिव आतंकी है, जो कि डोडा और किश्तवाड़ जिले में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के साथ साथ विभिन्न इलाकों में ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने के साथ साथ घुसपैठ करवाने और साथ ही साथ आतंकी हमलों को अंजाम देने की जो साजिशें हैं वो सैफुल्लाह लगातार रच रहा है। सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के सभी रूट बंद कर दिए हैं, जिससे मुनीर के भेजे आतंकी बुरी तरह घिर चुके हैं। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आतंकी सैफुल्लाह और उसके सपोलों का खात्मा तय है। खालिद हुसैन और रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। पाकिस्तान का कट्टरपंथी जनरल आसिम मुनीर घाटी में आतंकी साजिशें रच रहा है, लेकिन मुल्ला मुनीर की बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आतंकिस्तान को तबाह करने के लिए एक नया बलोच बम तैयार हो गया है। फरवरी के पहले हफ्ते में बीएलए ने पाकिस्तानी फौज को भागने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन बलूचों के बदले का तूफान शांत हुआ तो फिर एक बार मुनीर की फौज बारूद से खेलने लगी और इसी के साथ शुरू हो गया है बलोच अटैक के दूसरे राउंड का काउंटडाउन। बीएलए का धमाका, मुनीर मारा जाएगा। आजादी की कसम, बलोच शेरनी का दम, फेल हो जाएंगे सारे प्लान, टूट चुका है पाकिस्तान। ये धमाका पाकिस्तान को बिखरने की गारंटी है। जिन्ना लैंड में आने वाली तबाही का ट्रेलर है।
मुल्ला मुनीर की बर्बर सत्ता के अंत का ऐलान है। इस धमाके की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले बलूचिस्तान के विस्फोटक हालात का बैकग्राउंड समझ लीजिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान की कायर सेना ने बलूचिस्तान में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। आतंक रोधी अभियान बताकर बलोचों के साथ बर्बरता की गई, जिसमें करीब 100 BLA फाइटर्स को मारने का दावा किया गया। 24 घंटे बाद बलोचों ने काउंटर अटैक किया और मुनीर की फौज भाग खड़ी हुई। जो बचे वो मारे गए। BLA ने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ढेर कर अपना बदला लिया। BLA ने एक हफ्ते तक तबाही मचाई, तब मुनीर की फौज कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकी। लेकिन अब हालात शांत हुए तो निहत्थे बलोच नागरिकों के खिलाफ फिर पाकिस्तानी फौज और पुलिस ने दमनकारी अभियान शुरू कर दिया है। पाक सेना के टैंकों के मूवमेंट से साफ है कि बलूचिस्तान में हालात कितने गंभीर हैं। ये वही बलूचिस्तान है जिसे लेकर गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा था, वहाँ किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। दुनिया को गुमराह करने के लिए पाक सरकार भले ही बलूचिस्तान को गंभीरता से न लेने का ड्रामा करती है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में जल रही आजादी की आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये 4 तस्वीरें देखिए, किस तरह से पहले बलोचों को दहशत में रखने के लिए टैंक उतारे गए, धमाके से बलोचों के घर उड़ाए गए, बुलडोजर से भी घर तोड़े जा रहे हैं, कई बलोच लड़ाके संदिग्ध रूप से गायब हो रहे हैं। सेना और पुलिस रास्ते से युवाओं को उठा रही है, लेकिन शायद इन्हें अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान की आवाम किस आक्रोश में जल रही है। ये बलूचिस्तान के आंदोलन का बड़ा चेहरा महारंग बलोच हैं, जिन्हें अभी जेल में रखा गया है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और बलोच नेताओं पर जुल्म ने BLA को और आक्रामक बना दिया है और ये धमाका इसी आक्रोश की गवाही दे रहा है। ये BLA के ऑपरेशन हेरौफ का हिस्सा है। खबर है कि बलोच लड़ाकों ने नुश्की में विस्फोटक लगाकर रेलवे पुलों को उड़ा दिया है ताकि पाकिस्तानी सेना की सप्लाई रोकी जा सके। अभी आम बलोचों को कुचलकर पाकिस्तानी सेना खुद को बाहुबली समझ रही है। उसे गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट बलोच फाइटर्स की रणनीति का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन इतना तय है कि बलूचिस्तान में पाक सेना की मौजूदगी जितनी बढ़ेगी, BLA उतनी ही तैयारी के साथ पलटवार भी करेगी। अब सवाल है कि क्या BLA पाकिस्तानी सेना के टैंकों का सामना कर पाएगी? BLA फाइटर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का मुकाबला कैसे करेंगे? तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसका रास्ता भी ढूंढ निकाला है। BLA ने अपनी पहली एयर ड्रोन यूनिट QAHR लॉन्च कर दी है। BLA की QAHR यानी काजी एरो हाइव रेंजर्स, जिससे पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया है। BLA के मुताबिक नई यूनिट गवादर पोर्ट पर ड्रोन हमले को अंजाम दे चुकी है। ये यूनिट BLA के सीनियर कमांडर अब्दुल बासित ने तैयार की है, जो हवाई निगरानी और सटीक हवाई हमलों में माहिर है। इस ड्रोन यूनिट से मैसेज क्लियर है कि अब बलोच लड़ाके जमीन के साथ साथ आसमान से भी पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाने को तैयार है। बस सही मौके का इंतजार है। उसके बाद मुनीर के भेजे गए टैंक भी BLA इसी पुल की तरह उड़ाकर ध्वस्त कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और पाकिस्तान के हाथ से सिर्फ बलूचिस्तान नहीं छूटा है, एक और प्रांत खैबर पख्तूनख्वा भी फिसल रहा है। मुल्ला मुनीर के ऑर्डर पर जेल में इमरान खान की एक आंख ले ली गई। इमरान पर अत्याचार की हदें पार हो गई हैं और इसी के साथ इमरान समर्थकों का सब्र टूट गया है। पाकिस्तान एक बार फिर से गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आवाज लंदन से उठी और बात मुनीर की औकात तक आ गई। लंदन में लड़की ने पूछा, मुनीर की औकात क्या? इमरान की आंख गई, पाकिस्तान में सनसनी। शहबाज मुनीर को चुनौती, पाकिस्तान में तबाही मची। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 30 महीने से जेल काट रहे हैं। पंजाब प्रांत की अदियाला जेल में बंद इमरान की आंख की रोशनी चली गई है। समर्थकों के बीच ये खबर आग की तरह फैली। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर इमरान खान के समर्थक जुटे और मुनीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लंदन के प्रदर्शन में शामिल इस लड़की के तेवर बता रहे हैं इमरान के समर्थक इस वक्त कितने गुस्से में हैं। मुनीर को ये चुनौती यूं नहीं दी जा रही। दरअसल इमरान समर्थकों ने लंदन से इस्लामाबाद तक आर पार की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान फिर एक बार जलने वाला है। ये 3 तस्वीरें देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह भीड़ उमड़ रही। लाहौर में वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया। लंदन में PTI कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इमरान खान पर बर्बरता को लेकर असीम मुनीर को जमकर गालियां पड़ रही।
इमरान समर्थकों का गुस्सा देखकर शहबाज सरकार घबराई हुई है। इस्लामाबाद के प्रदर्शन के डर से कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोका जा सके। इस बीच इमरान खान के लिए महीनों से धक्के खा रहे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी का कंटेनर भी तैयार हो रहा है। एक तरफ सेना और पुलिस की कंटेनर लगाकर मोर्चा संभालने की तैयारी है, तो दूसरी ओर सोहेल आफरीदी की लॉन्ग मार्च की तैयारी। जल्द इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बहुत बड़े प्रदर्शन का ऐलान होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान अपने ही पाप से तबाही की कगार पर खड़ा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान सिर उठाकर ऊंची उड़ान भर रहा है। आज असम में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। एलएसी के पास फाइटर जेट्स की उड़ान देखकर ड्रैगन के साथ पाकिस्तान भी थर्रा गया है। राफेल सुखोई का पराक्रम, चीन पाक ने देखा दम। वायुवीरों का जोश, दुश्मनों के उड़े होश। रक्षा मोर्चे पर भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। इसी कड़ी में देश आज एक और ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी से 100 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर की पहली हाईवे बेस्ड एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है। ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। ये असम के डिब्रूगढ़ जिले का मोरान बाईपास है, जहां नेशनल हाईवे 127 को एयर स्ट्रिप के रूप में तैयार किया गया, जिसे इमरजेंसी के दौरान फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। दरअसल पूर्वोत्तर का इलाका रणनीतिक रूप से भारत के लिए सबसे अहम है और चीन पाकिस्तान पर किसी भी हालात में भरोसा करना मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखकर ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति में ऑपरेशनल तैयारी बनी रहे। जंगी हालात में रणनीतिक बढ़त मिल सके। एयरपोर्ट और सेना के एयरबेस के साथ हाईवे की एयर स्ट्रिप हमेशा ताकत देती है, जिसका इस्तेमाल आपदा के वक्त मदद के लिए भी हो सकता है। हाईवे पर लैंडिंग की सुविधा से दूर दराज के इलाकों तक पहुंच और आसान होती है। पूर्वोत्तर की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका बेहद अहम है।